बेचैन सी बैठी थी, पाँव ऊपर सोफे पे समेटे, हाथ में रिमोट पकड़े वो झुलाई हुई सी चेहरा बदल रही थी, मुस्सरत, बेबस, परेशान। स्मार्ट टीवी की स्क्रीन पे पूरे म्यूजिक के साथ स्टार चल रहा था। वो हर तमागे से स्क्रीन को देख रही थी, जहाँ मोबाइल कंपनी के लोगों के साथ गैर तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, पीटीआई लिखा आ रहा था। जाने कब पॉज का बटन उससे दबा और स्टार वहीं रुक गया। वो इतनी दूर भटकी हुई थी कि प्ले भी नहीं कर सकी। दफातन दरवाजे में फातिमा बेगम की शक्ल दिखाई दी। वो थकी थकी सी अंदर दाखिल हो रही थी। हया रिमोट फेंक कर तेजी से उठी। क्या बात थी? साइमा ताई ने क्यों बुलवाया था? वो बेचैनी सुन के करीब आई। इरम के रिश्ते ये जो लोग उस रोज आए थे, उन्हें ढाल से कहती सोफे पे बैठी। हाँ, क्या हुआ उन्हें? वो धक धक करते दिल के साथ उनके नजदीक बैठी। उन्होंने इनकार कर दिया है, हालांकि ये रिश्ता मान चुके थे। और हया का दिल बहुत अंदर तक डूब कर उठ रहा था। क्यों क्यों इनकार कर दिया? उसको अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। कोई वजह नहीं बताते, बस एकदम पीछे हट गए। साइमा भाभी बहुत अपसेट थी, पर कुछ तो कहा होगा। बस यही कहा कि हमने किसी आजाद हयात और बेपर्दा लड़की को बहू बनाकर अपनी आंख पर नहीं आराम करनी। वो मुतखैर रह गई। चंद रोज कब सुना ताई का फिक्रा समाज में गूंजा था। जब फुरकान ने सख्ती की कि भला ऐसी बेपर्दा और आजाद हयात लड़की को अपनी बहू बनाकर हमने अपनी आखिरत बिगाड़नी है, तब कहीं जाकर वो माना। क्या इसे मकाफाते अमल कहते हैं? क्या दूसरों की बेटियों पर उंगलियां उठाने वालों के अपने घरों पे वही उठी उंगलियां लौट कर आती हैं? इतनी जल्दी बदले मिलने लगते हैं। मगर वो खुश नहीं हो पाई। अगर बात खुल जाती तो असल बदनामी तो उसी के हिस्से में आती। इरम को तो शायद उसकी माँ हया ने इसे बिगाड़ा है कहकर दरमियान से निकाल लेती, और बात तो अब भी खुल सकती थी। वो वीडियो तो अब भी इंटरनेट पे मशहूर थी। है, इरम को कौन सी कमी है रिश्तों की? फातिमा बेगम उठकर किचन की जाने चली गई थी और वो सोफे पे गिर सी गई। टीवी स्क्रीन पे वो इश्तिहार अभी तक रुका हुआ था। वो बस खाली खाली निगाहों से उसे देखे गई। यह तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, पीटीए। अब शायद इरम के लिए कभी कोई रिश्ता ना आए। आया भी तो यही होगा जो इस दफा हुआ था, और हर कोई उनकी तरह नहीं होगा कि बात दबा जाए। किसी ने मुंह पे सारी बात कर दी तो खुदाया वो किधर जाएंगी? यह तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, पीटीए। वो बेख्याली से उसे तकती, सोचों की उलझन से निकलकर एकदम चौंकी। यह तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, पीटीए। बिजली का एक कोंदा सा उसके सहन में लपका था। ओ खुदाया, ये ख्याल उससे पहले क्यों नहीं आया? वो एक झटके से उठी और बाहर को लपकी। इरम, इरम! बहुत जोश से चिल्लाते हुए हया ने उससे कमरे का दरवाजा खोला। इरम मोबाइल पकड़े बेड पे बैठी थी। दरवाजा खुलने पर हड़बड़ा कर मोबाइल साइड पे रखा। क्या हुआ? साथ ही इरम ने अपना मोबाइल उल्टा कर दिया ताकि स्क्रीन छुप जाए। सुनो वो, तभी रिश्ते वाली बात याद आई। ओ आई एम सॉरी, उन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। वो तो वीडियो देखकर करना ही था। है, जाने दो, अच्छा ही हुआ। वो मुतमईन थी। हया को हैरत हुई, मगर वो वक्त हैरत जाहिर करने का नहीं था। वो जल्दी से उसके साथ आ बैठी। इरम, मेरी बात सुनो, तुमने कभी मोबाइल कनेक्शन के इशारों में वो इबारत पढ़ी है कि यह तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल जुर्म है? हाँ तो क्या तुम्हें मालूम है सिम रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी होता है? क्यों? ताकि कोई किसी सिम का गलत इस्तेमाल न कर सके, चाहे वो दहशतगर्दी की वारदात में हो या किसी को रॉन्ग कॉल करने में। ये सब साइबर क्राइम के तहत आता है। साइबर क्राइम? इरम ने पलकें झपकाई। हाँ, और हर साइबर क्राइम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को रिपोर्ट किया जा सकता है। क्या कह रही हो हया? मुझे कुछ समझ नहीं आया। इरम, हमारी पर्सनल वीडियो इंटरनेट पर डाल देना भी तो एक संगीन जुर्म है, साइबर क्राइम। हम इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो फौरन बकी। अगर किसी को पता चल गया तो? पता तो तब चलेगा जब हम उस वीडियो को वहीं रहने दें। 4 दिन से मैं सूली पे लगी हूँ, अब इस मसले को खत्म हो जाना चाहिए। मगर हम किसको रिपोर्ट करेंगे? वो नींद ऐसा बंद हुई तो हया ने झट अपना मोबाइल निकाला। पीटीए को। दरवाजा बंद करो, मैं अपने कनेक्शन की हेल्पलाइन से पीटीए का नंबर लेती हूँ। पीटीए की हेल्पलाइन का नंबर आसानी से मिल गया, मगर ऑपरेटर ने इंतहाई शाइस्तगी से ये कहकर मसद कर ली कि इस किस्म का साइबर क्राइम किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के साइबर क्राइम सेल को रिपोर्ट करना होगा। हया ने उनसे मुल्क की सबसे बड़ी सरकारी सिविलियन एजेंसी के साइबर क्राइम सेल का ईमेल एड्रेस ले तो लिया, मगर अब वो मुतसब्सिब बैठी थी। ये इंटेलिजेंस वाले खतरनाक लोग होते हैं इरम, मगर अब ये करना तो है ना? और वाकई करना तो था। इरम ने लैपटॉप खोला और फिर बहुत बहस और तमहीज के बाद उन्होंने एक कंप्लेंट लिखी और उस पते पे भेज दी जो पीटीए से उनको मिला था। अब मुश्किल 10 मिनट ही गुजरे थे कि हया का मोबाइल बजा। उसने मोबाइल उठाकर देखा, चमकती स्क्रीन पर अंग्रेजी में प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। साथ कोई नंबर वगैरह नहीं था। उसके मोबाइल पे नाम और नंबर दोनों आते थे और उसे नहीं याद था कि कभी कोई नंबर उसने प्राइवेट नंबर के नाम से महफूज किया हो। और अजीब बात तो ये थी कि नंबर तो सिरे से ही नहीं आ रहा था। ये कौन हो सकता है? उससे अचंभे से मोबाइल कान से लगाया। हेलो। दूसरी जानिब जरा देर खामोशी के बाद एक भारी गंभीर आवाज सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम, मिस हया सुलेमान। जी, आप कौन? मैं मेजर अहमद बात कर रहा हूँ, साइबर क्राइम सेल से। आपने हमारी एजेंसी में रिपोर्ट की है, हमें अभी आपकी कंप्लेंट मौसूल हुई है। वो जो भी था बहुत खूबसूरत बोलता था, गहरा, गंभीर मगर नम
था जिसमें जरा सी चाशनी भरी तपिश थी, गर्म और सर्द का इम्तिजाज। मगर मेजर हिम्मत, मैंने कंप्लेन में अपना नंबर तो नहीं लिखा था। वो तब तक करके दिल के साथ कह रही थी कि हम बेहद भरे खौफ से उसको देख रही थी। जवाबन वो धीरे से हंस दिया। नंबर तो बहुत आम सी चीज है मिस सुलेमान, मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या? यही कि आप सुलेमान असगर की बेटी हैं। आपके वालिद की कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आपका भाई रोहिल जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में जेर तालीम है। खुदा आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एलएलबी ऑनर्स शरिया एंड लॉ के 5वें साल में है। फरवरी में आप एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इस्तांबुल जा रही हैं, गालिबन सभांची यूनिवर्सिटी में। और पिछले हफ्ते अपने कजन दावर फुरकान की मेहंदी के फंक्शन पे बनने वाली वीडियो की इंटरनेट पे अपलोडिंग को आपने रिपोर्ट किया है। इज दैट राइट मैम? वो जो तब बहुत से सुनती जा रही थी बामुश्किल बोल पाई। जी जी वही वीडियो। अब आप क्या चाहती हैं? यही कि आप उसे उस वेबसाइट से हटा दें। उसकी आवाज से बहुत मिन्नत भर आई थी। ओके, और कुछ? और जिन लोगों के पास उसकी सीडी है वो भी आगे उसका गला ढूंढ किया। ऐसा से तोहीन से कुछ बोला भी नहीं किया। मैं शहर के एक बंदे से वो वीडियो निकलवा लूंगा, आप बेफिक्र रहिए। और उसे लगा मनु बोझ उसके ऊपर से उतर गया हूँ। थैंक यू मेजर अहमद। उसके अंदाज से जाहिर था कि वो फोन रखने ही वाली है कि वो कह उठा। थैंक यू तो आप तब कहें जब मैं ये काम कर दूं, और इस काम को महज शुरू करने के लिए भी मुझे आपके चाहिए। कैसा ताउन? मैडम, आपको जरा सी तकलीफ करनी होगी। आपको इस वीडियो की बाकायदा रिपोर्ट करने के लिए मेरे ऑफिस आना होगा। क्या? नहीं, मैं नहीं आ सकती। वो परेशानी से अकड़ा गई। एरम भी फिक्रमंदी से उसका चेहरा देखने लगी थी। फिर तो ये काम नहीं हो पाएगा, ऐसे स्टेप फोन पे नहीं लिए जाते। उसे लगा वो महसूस से मुस्कुरा रहा है। मगर मैं नहीं आ सकती। और वो कैसे आ सकती थी? किसी को पता चल जाता तो कितनी बदनामी होती। आपको आना पड़ेगा, मैं गाड़ी भेज देता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा खुदा हाफिज। उसे जल्दी से फोन बंद कर दिया। बाहर में गया ये और इसका साइबर क्राइम सेल। अगर अब्बा या ताया फुरकान को पता लग गया कि हम एक एजेंसी के हेडक्वार्टर्स गए हैं तो हमारी टांगें ही तोड़ देंगे वो। मैं तो पहले ही कह रही थी कि रिपोर्ट ना करो। प्राइवेट नंबर से फिर कॉल आने लगी थी। उसे झुंझलाकर फोन ही ऑफ कर दिया। उस वीडियो से ज्यादा मेजर अहमद ने उसे ब्लैकमेल किया है। ये ख्याल पूरा दिन उसके जहन में घुस रहा था। वो बहुत थकी हुई पासपोर्ट ऑफिस से निकली थी। इस्लामाबाद से पिंडी का इतना लंबा और रशवरी सड़क पे थका देने वाला सफर करके वो आज पासपोर्ट ऑफिस अपना पासपोर्ट उठाने आई थी। मगर यहाँ इन हुआ कि 14 जनवरी को ही पासपोर्ट मिल पाएगा और अभी 14 जनवरी में हफ्ता रहता था। कोई तकनीकी मसला था जिसके बायस इस्लामाबाद वाले पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट का काम रुका हुआ था। तभी उसे पिंडी में अप्लाई करना पड़ा था। वापसी भी उतना ही रश था। कुछ शॉपिंग के बाद जब वो मरी रोड पे आई तो मगरिब छा रही थी। सड़क गाड़ियों से भरी पड़ी थी और गाड़ियों का ये सैलाब बहुत सुसरोई से बह रहा था। सिग्नल पे उसने गाड़ी रोकी और शीशे खोल दिए। उसका ज़हन अभी तक पासपोर्ट में उलझा हुआ था। अगर 14 जनवरी को पासपोर्ट मिले तो भी वीजा लगते लगते बहुत देर हो जाएगी। अभी टिकट्स नहीं आए थे मगर कुछ अंदाजा तो था कि फरवरी के आगाज में ही उसे तुर्की जाना है। यानी कम बेश 15 दिन उसको वीजा के लिए मिलते और तुर्की का वीजा तो कभी 15 दिन में नहीं लग पाता। फिर वो उन्हीं सोचों में उलझी थी जब कोई उसकी खुली खिड़की पे झुका। सोनियो, क्या सोच रही हो? वो बुरी तरह चौंकी और सर उठाकर देखा। वो वही था, डॉली। चमचम करते हरे लिबास में मलबूस, पिक वाले बालों का चूड़ा और शौक मेकअप। नागवारी की एक लहर उसके चेहरे पे सिमट आई। उसे भूल गया कि कभी डॉली ने उस पर कोई एहसान किया था। हटो सामने से, वो झिड़क कर बोली थी। वो खुली खिड़की में कुछ यूं हाथ रख के खड़ा था कि वो शीशा ऊंचा कर ही नहीं सकती थी। लो बाजी, मैं तो सलाम दुआ करने आई थी और आप तो गुस्सा हो रही हो। उस रोज वाले सख्त आंसू डॉली के चेहरे पर नहीं थे, बल्कि उसके मेकअप से हटे चेहरे पर सादगी और मासूमियत थी। कराहत भरी सादगी और मासूमियत। हटो सामने से वरना पुलिस को बुला लूंगी। उसे गुस्सा आने लगा था और बेबसी महसूस हो रही थी। कुछ बाद नहीं था कि वो कोई गलत हरकत कर डाले। हाय बाजी, डॉली से ऐसे बात करती हो? और आपकी तारीफें कर करके डॉली ने मेरा सर खा लिया था। उससे आवाज से गर्दन घुमा कर देखा तो फ्रंट सीट की खुली खिड़की पे एक और ख्वाजा सियाह हाथ रखे खड़ा था। डॉली की स्याह रंगत की निस्बत उसका रंग जरा साफ था। चेहरे पे अलबत्ता उसे भी सूखी आटे की तरह फेस पूरा धोप रखा था, मगर शौक सुर्ख रंग की कमीज की आसीनों से चलकते बाजू पे शायद वो कुछ लगाना भूल गया था। वो दोनों हाथ खिड़की की चौखट में लिए झुका खड़ा था। ये कौन हो तुम? हटो मेरी गाड़ी से। उसे ठंडे पसीने आने लगे थे। वो तन्हा थी और ट्रैफिक ब्लॉक सामने कोई ट्रैफिक पुलिसमैन भी नजर नहीं आ रहा था। ये जी मेरी बहन है पिंकी, बड़ा शौक था इसे आपसे मिलने का। एक बड़ी जरूरी बात करनी थी जी हमें आपसे। गेट लॉस्ट। उसे बाजू बढ़ाकर फ्रंट डोर का शीशा ऊंचा करना चाहा और पिंकी ने अपना हाथ अंदर कर दिया। एकदम से उसकी कलाई सामने आई थी। आया ने देखा पिंकी की कलाई पे एक गुलाबी सुर्ख सा 1 इंच का कांटा बना था, जैसे चला हुआ या शायद बर्थ मार्क था। हटो, आई से गेट लॉस्ट। वो आलमी तहश में फ्रंट डोर का शीशा ऊपर करने लगी, मगर पिंकी ने उस पे हाथ रख दिए थे। शीशा ऊपर नहीं हो पा रहा था। बाजी, ऐसा तो ना करो पिंकी ना, उसका हाथ जख्मी हो जाएगा जी। टॉली ने पीछे से कहते हुए हाथ बढ़ाकर उसे कंधे पे रखा तो देवरा कर घूमी और जोर से टॉली को धक्का दिया।
वो हमले के लिए बिल्कुल तैयार ना था। सो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटा। उसे चंद सेकंड मिल गए। उसने जल्दी जल्दी अपनी तरफ का शीशा चढ़ा दिया। अब तुम भी हटो इधर से, वरना मैं लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। वो बाजू बढ़ाकर पिंकी की तरफ वाला शीशा बंद करने लगी, मगर वो अड़ ही क्या था। बाजी जी, मैं तो हनु डॉली के दिल की बात बताने आई थी, और तुम ऐसा कर रहे हो। ये जो डॉली है ना, ये बड़ा पसंद करती है आपको, मगर इकरार नहीं करती। पिंकी मिस्सुई अंदाज से बन बन कर बोल रहा था। पीछे डॉली बंद शीशा बजाने लगा था। शट अप एंड गेट लॉस्ट। वो पूरी कुव्वत से शीशा ऊपर चढ़ाने लगी। पिंकी की उंगलियां जो शीशे के किनारे से टिकी थी, साथ साथ ऊपर उठने लगी। बाजी जी, कल तो सुनो। डॉली घूमकर पिंकी की तरफ आ खड़ा हुआ था। उसे सामने इशारा खुल गया। गाड़ी आगे बढ़ने लगी। आया की गाड़ी रुकी खड़ी थी। अपनी गाड़ी के हॉर्न बजने लगे, मगर दूर खड़ा पुलिसमैन खामोशी से तमाशा देख रहा था। मदद के लिए आगे न बढ़ा। डॉली ने पिंकी के कंधे पे हाथ मारकर चलने का इशारा किया। पिंकी ने लम्हा भर को गर्दन मुड़कर डॉली को देखा, तो सिगरेट शीशे पर ढीली हुई। आया ने हाल में तहश में फौरन शीशा ऊपर चढ़ाया। पिंकी ने चौंक कर देखा, फिर उंगलियां खींचती चाही, मगर वो मुस्लिम मिजाज से शीशा ऊपर कस रही थी। पिंकी की उंगलियां फंस कर रह रही थी। ओ छड्डो बाजी जी। पिंकी झुझलाकर हाथ खींच रहा था, मगर उंगलियां निकल कर नहीं दे रही थी। डॉली ने गुस्से से शीशा बजाया, मगर आया तनफ्फुर से उन दोनों को देखते हुए बाजू लंबा किए शीशा हरी हद तक ले गई थी। आंख में गाड़ियों की गिटार हॉर्न पे हॉर्न दे रही थी। कुछ गाड़ियां सामने से निकलने लगी थी। दफातन पिंकी के दाएं हाथ की उंगली से खून की बूंद टपककर शीशे पर लगी, तो उसे जैसे होश आया। एक झटके से उसे लीवर नीचे किया। शीशा 1 इंच नीचे गिरा। पिंकी ने गुस्से से उसे घूरते हुए हाथ बाहर खींचे। गाड़ी आगे भागने से कल उसे बहुत गौर से पिंकी के हाथों को देखा था। दाएं हाथ जैसे कलाई पर कांटे का जला हुआ निशान था। ये शहादत की उंगली से खून निकला था, और बाकी दोनों हाथों की उंगलियों की ऊपर औरों की कुदरती लकीर पे मोटी सी भूरी लकीर बन गई थी। यकीनन उसके हाथ जख्मी हुए थे, मगर उसे परवाह नहीं थी। वो सन से गाड़ी आगे ले गई। फिर उसने बैक व्यू मिरर्स में देखा। वो दोनों ख्वाजा सर बार बार मुड़कर उसे गुस्से से देखते सड़क पार कर रहे थे। डॉली ने पिंकी का जख्मी हाथ थाम रखा था, और गुस्से से पलटकर आया कि दूर जाती गाड़ी को देखते हुए कुछ कहा था। उसे सर झटककर एक्सीलेटर पे जोर बढ़ाया था। कम से कम उसे इतनी उम्मीद जरूर थी कि वो डॉली उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत जल्द वो गलत साबित होने वाली थी। हया हया। जैसे वो घर में दाखिल हुई, लाउंज में बैठे सुलेमान साहब तेजी से उसकी तरफ बढ़े। उनके चेहरे पे गैसों का छाया था। उठाकर पीछे हटी, तभी पीछे कहीं फोन की घंटी बजी। ये वीडियो तुम्हारी है? तुम मुझे करती हो? रोहिल जो सोफे पे बैठा था एकदम उठा और बहुत सीरियस उसकी तरफ उछाली। वहाँ सब मौजूद थे, ताया फुरकान, डावर भाई, रोहिल, सब। और एक तरफ एरम जमीन पे बैठी रो रही थी। दूर कहीं फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। नहीं नहीं, वो सर हिलाते हुए खौफ से उनको कहना चाहती थी। उसका मुंह तो हीटा था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वो सब उसका खून लेने पे तुले थे। दफातन सुलेमान साहब आगे बढ़े और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। बेहया बेहया। उसे थप्पड़ों से मारते हुए सुलेमान साहब कह रहे थे। उनके लब हिल रहे थे, मगर उनसे आवाज डॉली की निकल रही थी। वो सुलेमान साहब नहीं, डॉली बोल रही थी। डॉली डॉली, पिंकी बेहया। पिंकी की उंगलियां, फोन की घंटी। वो एक झटके से उठ बैठी। कमरे में अंधेरा था। उसने हाथ बढ़ाकर लैंप ऑन किया। सर से रोशनी हर सो फैल गई। उसने बेख्तियार दोनों हाथों से अपना चेहरा छुआ। वो ठीक थी, सब ठीक था। किसी को कुछ इल्म नहीं हुआ था। वो सब एक भयानक खौफ था। ओह खुदाया! वो निढाल से बैकग्राउंड के साथ पीछे जा लगी। उसका तनफ्फुस तेज से चल रहा था। दिल वैसे ही धड़क रहा था। पूरा जिस्म पसीने में भीगा था। फोन की मखसूस टोन उसी तरह बज रही थी। हाँ, बस वो घंटी ख्वाब नहीं थी। उसने साइड टेबल से मोबाइल उठाया और चमकती स्क्रीन को देखा। प्राइवेट नंबर कॉलिंग। चंद लम्हे लगे थे उसे एक फैसले पे पहुंचने में, और फिर उसने फोन कान से लगा लिया। मेजर अहमद, मैं आपके ऑफिस आकर रिपोर्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। कल सुबह 9 बजे मेरे घर की बैक साइड पे मुझे ग्राउंड की एंट्री गेट पे गाड़ी भेज दे। 9 बजे शार्प। श्योर। उसे फातहाना लहजा सुनाई दिया था। उसने आहिस्ता से फोन बंद कर दिया। कभी भी वो किसी लड़के से यूं तनहा नहीं मिली थी, मगर ना मिलने की सूरत में वो वीडियो कभी भी लीक हो जाती तो ज्यादा बुरा होता। उससे बेहतर सुशीली, उस खौफनाक ख्वाब ने उसे ये सब करने पे मजबूर कर दिया था। उसे लगा अब उसके पास और कोई चारा नहीं है। रहा मेजर अहमद तो उससे निपट लेगी। प्ले ग्राउंड के गेट के साथ दूध का तना हुआ दरख्त था। वो उससे टेक लगाए मुंतजिर खड़ी थी। सुख लंबी एलाइन कमीज और नीचे चूड़ीदार पजामा, ऊपर स्टाइलिश सा सूट स्वेटर जिसकी लंबी आस्तीनें हथेली को ढांक कर उंगलियों तक आती थी। और कंधों पे ब्राउन छोटी सी स्टोल नुमा शॉल। लंबे बाल पीछे कमर पे गिर रहे थे। सर्दी और धुंध में वो मुस्रिफ सी खड़ी, सुख प्रति नाक लिए दोनों हाथ आपस में रगड़ रही थी। इरम या सारा उससे किसी को नहीं बताया था। ये खतरा उसको अकेले मोल लेना था। दफातन उसने बेचैनी से कलाई से स्वेटर की आस्तीन पीछे हटाई और खड़ी दिखी। 9 बजने में 1 मिनट था। उसी पर सन से एक कार उसके सामने रुकी। क्या पुरानी मर्सिडीज, और किसी बुत की तरह सामने किसे देखता ड्राइवर। वो खामोशी से सर झुकाए आगे बढ़ी और पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। उसके दरवाजा बंद करते ही ड्राइवर ने
सफेद दीवारें थीं। उनमें से एक दीवार में वो दरवाजा था जहाँ से वो आई थी। अलबत्ता ज्योति समेत उसके बिलमुकाबिल दीवार शीशे की बनी थी। दरअसल वो शीशे की स्क्रीन थी जो जमीन से लेकर छत तक फैली थी। शायद वो छोटा खाली कमरा किसी बड़े कमरे का हिस्सा था जिसमें शीशे की स्क्रीन लगाकर पार्टीशन कर दिया गया था। उसने जरा गौर से स्क्रीन को देखा। उसका शीशा मुकम्मल तौर पर धुंधला कर दिया गया था, जैसे मशीन फेंक कर फ्रॉस्टेड किया जाता है। उस सुनले शीशे के उस पार एक धुंधला सा मंजर था। आयशा इतनी मुबहम और धुंधली थी कि वो बामुश्किल एक खाका बना पा रही थी। यकीनन वो शीशा एक कमरे को दो हिस्सों में तकसीम करने के दरमियान में लगाया गया था और उसके बाहर कमरे का बाकी हिस्सा था। बस एक धुंधला सा खाका समझ में आता था। शीशे के उस पार कोई बड़ा पुरताइश सा ऑफिस था और ऑफिस टेबल के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पे कोई बैठा था। उसका रुख हया की जानिब ही था। उसका चेहरा वाज़ेह न था, बस एक धुंधली सी आउटलाइन सी बनती थी। खाकी यूनिफॉर्म, सर पे कैप, टेक लगाकर कुर्सी पे बैठा, मेज पे रखी कोई चीज उंगलियों में घुमाता। वो किस तरफ देख रहा था वो फैसला न कर पाई। उसका रुख तो सामने हया की जानिब ही था, शायद देख भी उसी को रहा था, मगर उसकी आंखें वाज़ेह न थी। वाज़ेह थी तो बस एक चीज, उस ऑफिसर के कन्नी चेहरे के दाईं तरफ वाले आधे हिस्से पे बदनुमा सी कालक, जैसे आधा चेहरा झुलस गया हो। दफातन वो शख्स आगे को झुका और मेज से कुछ उठाकर कान से लगाया। कार्बन फोन का रिसीवर। ट्रिंग ट्रिंग। यकदम हया के सामने मेज पे रखा फोन बजने लगा। वो चौंकी। फोन मुसलसल बज रहा था। क्या वो शख्स उसे कॉल कर रहा था? उसने धड़कते दिल से रिसीवर उठाया और कान से लगाया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मिस हया सुलेमान, दिस इज मेजर अहमद। वही भारी नरम गरम सा खूबसूरत लहजा। वालेकुम सलाम। वो फोन हाथ में पकड़कर कान पे रखे जब तक सामने स्क्रीन को देख रही थी, जिसके बाद आधे झुलसे चेहरे वाला ऑफिसर फोन थामे बैठा था। क्या वही मेजर अहमद था? मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दी। जी। उससे घुटन महसूस होने लगी थी। मेरे सामने लैपटॉप पे तमाम सिस्टम खुला है। मुझे क्लिक करना है और आपकी वीडियो सफाई हस्ती से यूं मिट जाएगी जैसे कभी बनाई ही नहीं गई थी। दीवार के बाहर उस सुनहले मंजर में बैठे उस ऑफिसर के सामने भी एक लैपटॉप खुला पड़ा था। तो वो मेजर अहमद था, मगर सामने क्यों नहीं आता था? और शहर के एक बंदे से मैं ये वीडियो निकलवा चुका हूँ। बोलिए हया, मैं क्लिक कर दूं? और वो रिपोर्ट? समझे वो दर्ज हो गई। उसे लगा वो मुस्कुराया था। मगर आपने कहा था कि मुझे रिपोर्ट के लिए। गलत कहा था, एक्सक्यूज बनाया था। बाज़ औक़ात बहाने बनाने पड़ते हैं तब जब मजीद सब्र नहीं होता, समझी? फोन को जकड़ा उसका हाथ पसीने में भीग चुका था। ये शख्स इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा था? आप क्लिक करते। नामुश्किल वो कह पाई। वो शख्स झुका, शायद बटन दबाने, और फिर वापस पीछे होकर बैठा। कर दिया। ओह थैंक यू मेजर अहमद। उसका गला रुनने लगा था। एक बात पूछूं? जी। क्या ये वीडियो जाली थी? नहीं थी तो असली। तो आप इतनी डर क्यों रही थी? जाहिर है ये हमारी फैमिली वीडियो थी और शादियों के डांसेस की वीडियो हम नहीं बनवाते। क्यों? वो बेतरतीब सवालात कर रहा था। क्या मतलब क्यों? क्या मतलब क्यों? शादी की वीडियो सर्कुलेट होती है हर जगह। क्या अच्छा लगता है हमारे डांस की वीडियो पराए लोग देखें? मगर पराए लोग लाइव तो देख सकते हैं। गालवन इस वीडियो में मुझे वेटर्स, मूवी मेकर और डीजे नजर आ रहे थे। वो भी तो पराए मर्द है ना? मैं समझ नहीं पाया। अगर आप इस तरह रक्स करने को सही समझती हैं तो वीडियो के बाहर निकलने पे परेशान क्यों थी? चाहे मूवी मेकर, वेटर, डीजे देखें, ये इंटरनेट पर मौजूद मर्द, बात तो एक ही है। और अगर आप इसको गलत समझती हैं तो आपने ये किया ही क्यों? मैं आपके सामने जवाब दे रही हूँ। वो दहशती से बोली तो चंद लम्हों की खामोशी छा गई। ठीक कहा आपने, है। उससे यही सांसी। एक बात पूछूं? पूछिए। आपकी उसकी आवाज में शक्यता आई थी। कभी कोई आपके लिए जन्नत के पत्ते तोड़कर लाया है? हम दुनिया वालों ने जन्नतें कहाँ देखी है मेजर अहमद? उसके चेहरे पे तलखी रकम थी। तभी तो हम दुनिया वाले जानते ही नहीं कि जन्नत के पत्ते कैसे दिखते हैं। कभी कोई आपको ला दे तो उन्हें थाम लीजिएगा, वो आपको रुस्वा नहीं होने देंगे। उसके चेहरे की तलखी सुकूत में ढलती गई। वो ठहर सी गई। धुंधली दीवार अभी तक उसके सामने थी। कौन था उसके पार? आप सुन रही हैं? जी जी। वो चौंक कर संभली। मैं चलती हूँ। रिसीवर कान से हटाने ही लगी थी कि वो क्या उठा। एक मिनट, एक आखिरी सवाल करना है मुझे। वो उठते उठते वापस बैठ गई। जी पूछिए। आप मुझसे शादी करेंगी? उससे जोर का धचका लगा था। वो घूम सी फटी फटी निगाहों से धुंधली दीवार को देखने लगी। बताइए मिस हया। उसके लब खींच गए हैरत और शौक पे गुस्सा वाली बात। मिस हया नहीं, मिसेस हया। चबा चबा कर एक एक लफ्ज बोलती वो पर्स थाम कर उठी। फोन का रिसीवर अभी तक पकड़ रखा था। क्या मतलब? वो बात से चौंका था। अफसोस कि मेरे बारे में इतनी मालूमात रखने के बावजूद आप मेरे बचपन के निकाह के बारे में लाई हैं। वो निकाह जो मेरे कजिन जिहान सिकंदर से बचपन में पढ़ा दिया गया था। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शौहर तुर्की में रहता है। ओह, आपकी वो रिश्तेदार फैमिली जो कभी पाकिस्तान नहीं आई। जानता हूँ, आपके फुफ्फो का खानदान जो जिल्लत और शर्मिंदगी के मारे अब शायद कभी रहकर रुख नहीं करेगा। आखिर कारनामा भी तो बहुत शर्मनाक अंजाम दिया था ना। उनका इंतजार कर रही हैं आप? अरे बचपन का निकाह तो कोर्ट की एक ही पेशी में खत्म हो जाता है। शट अप,
जस्ट शट अप मेजर अहमद, वो चिल्लाई थी। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात करने की? अरे बाहर में जाए आप और आपकी वो वीडियो, आप भले इसे टीवी पे चलवा दे, मुझे परवाह नहीं। मेरा ये काम करने की इतनी बड़ी कीमत वसूलना चाहते हैं आप? रहा जिहान सिकंदर तो मेरा शोहर है और मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता, समझे आप? रिसीवर वापस पटकने से कभी उसने दूसरी जानिब उसका स्वकार्य भरा कहना सुना था। पैर पटक कर वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। उसी पल दरवाजा खोलकर एक सिपाही अंदर दाखिल हुआ जो उसे अंदर बिठा गया था। गोया उसे फौरन इशारा कर दिया गया था। मुलाकात खत्म हो चुकी थी और हया के लिए वो बेहद तल्ख साबित हुई थी। गाड़ी आपका इंतजार कर रही है मैम, आइए। वो रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गया। हया ने गर्दन मोड़कर देखा। धुंध की उस पार वो आते स्याह चेहरे वाला शख्स मेज पे झुका कुछ कर रहा था, शायद कुछ लिख रहा था। उसे लगा उसे उसकी मेज पर किसी सुर्ख शय की झलक देखी है, शायद सुर्ख गुलाबों की गुलदस्ते की, या शायद ये उसका वहम था। जिस लम्हे वो उस पुरानी मर्सिडीज के पिछले नशिस्त पे बैठी तो खुले दरवाजे से उसे सिपाही ने झुककर उसे सुर्ख गुलाबों का बुके थमाया। क्योंकि उसके साथ कोई हद ना था और वो फूल उन सफेद गुलाबों से कदर मुख्तलिफ थे, फिर भी उसे यकीन हो गया कि वो गुमनाम और दूध बेचने वाला मेजर अहमद ही था और वो उसे बहुत पहले से हया हया। शाम में हम भागती हुई आई। खुशी उसकी आंखों से फूट रही थी। वो वीडियोस उस वेबसाइट से रिमूव हो गई है। उससे फर्जी जज्बात से तकरीबन बैकग्राउंड से ठीक लगाई बैठी हया को झंझोड़ी दिया था। और कैसे हुआ ये सब? उस वेबसाइट वाले को खौफ खुदा आ गया होगा, मुझे क्या पता। वो लापरवाही से अनजान बन गई। शायद वो अच्छा ही हुआ। और हाँ, तुम्हारी तुर्की की कब फ्लाइट है? पता नहीं, पहले पासपोर्ट तो मिले फिर ही वीजा मिलेगा। उसको इरम की मौजूदगी से खौफ होने लगी थी। कुछ उसके तासुरात से ही जाहिर था। इरम जल्दी उठकर चली गई। वो फिर से अपनी सोचों में उलझ गई। मेजर अहमद, उसका आधा झुलसा चेहरा, सामने ना आना, पर्दे के पीछे से बात करना, और वो उसकी अजीब फलसफाना बातें, जन्नत वगैरह का तस्करा, बास पुरस करना और फिर शादी का सवाल। ओ खुदायो, कैसा अजीब आदमी था वो। और उसकी एक बात जिसके बारे में वो इस वक्त शदीद आलमी तहश में होने की बात सवाल नहीं कर सकी थी। आपकी फुफ्फो का खानदान जो जिल्लत और शर्मिंदगी के मारे अब शायद कभी तक रुख नहीं करेगा। आखिर कारनामा भी तो बहुत शर्मनाक सा अंजाम दिया था ना। क्यों कही थी उसने ये बात? कैसे जिल्लत और शर्मिंदगी, कैसा शर्मनाक कारनामा। फुफ्फो का खानदान वक्तन पलट कर नहीं आया था तो क्या उसकी वजह उनकी अपने मुल्क और खानदान से बेजारी नहीं थी जैसा कि वो क्यास किया करती थी, बल्कि कोई और थी, कोई जिल्लत अमीज काम जो उन्होंने सर अंजाम दिया था। और उन्होंने किसने? फुफ्फो, उनके शोहर या जिहान सिकंदर ने? क्या कुत्ती थी भला, मगर मेजर अहमद से वो इस्तफसार नहीं कर सकती थी। ना ही उसका दोबारा कोई फोन आया था। फिर और वो हदूद, वो गुलदस्ते, वो भी उसी ने भेजे थे। उसे उसकी सभांजी जाने का इल्म कैसे हुआ? लेकिन वो उसकी कॉल टैप कर रहा था जब सारा गुस्से में आया था और वो उस वक्त यकीनन उसके घर के बाहर ही होगा। मगर वो गुलदस्ता तो किचन की टेबल पे रखा था, तो क्या वो उनके घर भी दाखिल हो सकता था? और उसी कमरे में भी? खौफ की एक लहर ने उसे अपने हसार में ले लिया। वो उठकर कमरे का दरवाजा लॉक करने ही लगी थी कि फातिमा बेगम दरवाजा खोलकर अंदर आई। हया, तुम्हारे अब्बा तुम्हें बुला रहे हैं। ओके, आ रही हूँ। उसे तकिए पे रखा दुपट्टा उठाकर गले में डाला, स्लीपर्स पहने और बाहर आई। अब्बा, उससे उंगली की पुश से उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। आ जाओ हया। उससे दरवाजा धकेला तो वो खुलता चला गया। सामने बेड पे सुलेमान साहब बैठे थे, सोच में डूबे, मुतफक्किर, उसके मुंतज़िर। साथ एक तरफ सोफे पे फातिमा बेगम बैठी थी। उनकी खूबसूरत आंखें सोगवार थी और बावकाश सरापे पे अफसोदगी छाई थी। आपने बुलाया था अब्बा? हाँ, आओ बैठो। वो खामोशी से सर झुकाए चलती हुई आई और बेड की पायनेटी पे टिक गई। सुलेमान साहब चंद लम्हे खामोश रहे। शायद वो कोई उम्मीद सोच रहे थे और हया को उम्मीद थी कि वो बिना उम्मीद के ही सीधी बात कर डालेंगे। मैंने एक फैसला किया है। उससे गर्दन उठाई। वो बहुत संजीदा दिखाई दे रहे थे। अब तुम्हें कोर्ट के जरिए सबीन के बेटे से खुला लेनी चाहिए। कोई उसके मुंह पे चापक दे मारता तब भी शायद उसे इतना दर्द न होता जितना अब हुआ था। मैंने वकील से बात कर ली है। अदालत की एक पेशगी में अलहदगी हो जाएगी और जितने बेजार वो लोग हमसे हैं, यकीनन उन्हें इस बात से बहुत खुशी होगी। उससे शादी निगाहों से माँ को देखा तो उन्होंने बेबसी से जाने उचका दिए। तुम्हारे अब्बा ठीक कह रही हैं और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। उनके रवैये से साफ अंदाजा होता है कि वो इस रिश्ते को रखना ही नहीं चाहते। अब्बा, क्या ये वाहिद हल है? बहुत देर बाद वो बोली तो उसकी आवाज में टूटे ख्वाबों का दुख था। क्या इसके अलावा भी कोई हल है हया? दुनिया का कोई बाप अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहता और मैं कभी तुम्हें ये ना कहता, लेकिन किस कीमत पर? किस कीमत पर हम ये रिश्ता निभाने की कोशिश करें जब वो कोई उम्मीद ही नहीं दिलाते? अगर आपको वाकई लगता है कि आप मेरा घर बसा हुआ देखना चाहते हैं तो मुझे तुर्की जाने दें और वहाँ मैं उसको जरूर ढूंढूंगी और पूछूंगी कि अगर वो घर बनाना चाहता है तो ठीक है, वरना मुझे तलाक दे दे। अगर नहीं देता तो भी कोर्ट चली जाऊंगी, मगर मुझे एक आखिरी कोशिश कर लेने दें प्लीज। वो खामोश हो गए, शायद घायल हो गए थे। अब्बा, आप मुझे 5 माह का वक्त दें। अगर उसके आखिर में भी आपको लगे कि मुझे खुला लेनी चाहिए तो मैं आपके फैसले में आपका साथ दूंगी। वो उठी और फिर बिना कुछ कहे
पास की फाइलें मिल गई थी। वो फाइलें संभालती बाहर जा रही थी जब उसने हया को रोक लिया। सुने मिस सुलेमान, वो जैसे मजबूरन उससे मुखातिब कर रही थी। हया ने कोफ्त से पलट कर देखा। वहाँ हदीजा राना खड़ी थी, आंखों पे बड़ा सा चश्मा लगाए, बालों की ऊंची पोनी बांधे, सीने से फाइल लगाए। डीजे, जैसे डीजे सिर्फ उसकी फ्रेंड्स कहा करते थे और वो उसकी फ्रेंड ना थी ना बनना चाहती थी। जी हदीजा, बादल नो हंसता उसने जरा मुरवत से जवाब दिया। आपने वीजा के लिए अप्लाई कर दिया? दरअसल मिस फरहंदा ने कहा है कि हम दोनों को जल्द से जल्द वीजा के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि फरवरी के पहले हफ्ते में हमने सब भांजी को ज्वाइन करना है और आज 13 तारीख है। हमारे पास बस 15 दिन है और तुर्की का वीजा 15 दिन में कभी नहीं लगता था। ओह, तो अब हमें क्या करना चाहिए? कल लाजमन टर्किश एम्बेसी जाकर वीजा के लिए अप्लाई करना है। आपको पता है टर्किश एम्बेसी का अजीब रूल है, हर रोज सबसे पहले आने वाले 15 उम्मीदवारों का ही इंटरव्यू होता है। एम्बेसी सुबह 7 बजे ही खुल जाती है और वहाँ लोगों की लाइन लगी होती है। अगर हम एक दिन भी लेट हुए तो वो हमें अगले दिन पे डाल देंगे। आप सुन रही है ना? जी। उससे गाय दिमागी से सही लाया, पता नहीं वो क्या बोले जा रही थी। आप मुझे अपना नंबर लिखवा दें ताकि हम कोऑर्डिनेट कर लें। उससे बेदली से अपना नंबर लिखवा दिया। हदीजा उसे अपने फोन पे नोट करती गई। ठीक है, कल सुबह 6:30 बजे तक आप डिप्लोमेटिक इनक्लेव तक पहुंच जाइएगा, मैं वही हूँ। उससे अच्छा कहकर जान छुड़ाने वाले अंदाज से सही लाया। और प्लीज देर मत कीजिएगा, ये ना हो कि आपकी वजह से मेरा भी वीजा रह जाए मिस सुलेमान। वो नाक चढ़ाकर ये जताकर गई कि आखिर वो भी हदीजा राना है। क्या कंपनी मिली है। उफ, वो पैर पटक कर आगे बढ़ गई। अम्मा की बातों ने उसे इतना डिस्टर्ब किया था कि सब वीजा वो आखिरी चीज था जिसके बारे में वो सोच सकती थी। रात की तारीकी को दुकानों की शीशों की दीवारों से झलकती रोशनियां रोशन की हुई थी। सर्द रोशनी का अब सामने लंबी सीधी सड़क पर पड़ रहा था, जिसके एक तरफ पार्किंग की गाड़ियों की लंबी कतार थी, दूसरी तरफ एक छोटा सा चबूतरा बना था जो होते हुए दिन में बुक फेयर की स्टॉल लगा करते थे। आजकल वो बंद थे। ये जिन्हा ऊपर था और वो इस वक्त सर्द रोशनियों की अक्स से चमकती सड़कों पर चल रही थी। सर जैकेट की जेबों में हाथ डाले, शानों पे फिसलते लंबे बाल लिए, वो सर झुकाए खुद फरामोशी के आलम में कदम उठा रही थी। अब्बा और अम्मा की कही गई बातें दिलो दिमाग में घुस रही थी। जी हाँ, सिकंदर कौन था? उसका मनकू, कजन, शोहर, वो शख्स जिसके ख्वाब उससे सारी उम्र देखे थे। इतनी आसानी से वो कैसे उससे तस्वीरदार हो जाए? क्या अब्बा अम्मा नहीं जानते थे कि ख्वाब अगर अपने हाथों से तोड़े जाएं तो उंगलियां भी जख्मी हो जाती हैं? फिर कैसे वो खुद को जख्म करते? अगर वो जिहान सबीन पप्पो के लिए कोई अनचाहा रिश्ता थी तो भी उनको सफाई का एक मौका दिए बगैर कि कैसे खुद को उनसे अलग कर ले। ये मक्खन नहीं था जिससे बाल निकालना था, ये तो कांटों से उलझा दामन था। अगर खींचकर अलग किया तो दामन फट जाएगा और अगर कांटे निकालने की कोशिश की तो उंगलियां जख्मी हो जाएंगी। मगर क्या पता इस कांटों के पौधे पे फूल भी खिलते हो। सुख गुलाब, सब्ज पत्ते, रंगों, रोशनी और ख्वाबों के। वो सीटी की तेज आवाज से जिससे उसे ख्यालों के हजूम से निकाला, उससे चौंक कर सर उठाया। वो 3 लड़के थे, जीन्स और जैकेट में मलबूस, वो मुख्तलिफ सवेतों से उसकी तरफ आ रहे थे। यूं के हर तरफ वो ही थे, घेरा, नरगा, तंगदाया। जगह कतई सुनसान थी, खाली चबूतरा तारीकी में डूबा था। चमकाती रोशन दुकानें जरा दूर थी। उसका दिल धक से रह गया। वो तेजी से पलटी मगर उधर से भी उनका ही कोई छोड़ा आ रहा था। वो मुबहिम आवाज से निकालते, मायने ही से इशारे करते उससे एक घेरा तंग कर रहे थे। तभी आवाजों का शोर उसको घेरने लगा था। वो कई बातें तो लड़कों के दरमियान से तेजी से सर झुकाए गुजरने लगी, मगर दाएं वाले लड़के ने सब रफ्तारी से उसकी कलाई को थामकर अपनी जान खींचा। अभी उसके लबों से चीख भी नहीं निकली थी कि आगे बढ़ने वाला खुद फुकलाकर पीछे हटा। टन की जोरदार आवाज के साथ किसी ने उस लड़के के सर के पीछे के हिस्से पर कुछ मारा था। मरण जोगे, बाजी को तंग करते हो, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वो ऊंची लंबी हड्डी कट्टी सी डॉली हाथ में पकड़ा फ्राइंग पैन घुमा घुमा कर उनको मार रही थी। हया हक्का बक्का से 2 कदम पीछे हुई। जिसको लगा था वो सर पर करे बिलबिलाता हुआ पीछे भागा, बाकी 2 भी साथ ही दौड़े। एक ने तो जरा पुट्ठी दिखाकर टॉली को लात मारनी चाहिए। टॉली ने उसी फ्राइंग पैन को घुमाकर ऐसी सर्व दी कि उस लड़के का घुटना चटक गया, शायद टूट गया था। कम से कम उसकी चीज से तो हया को यही लगा था कि वो लंगड़ाता हुआ भाग उठा। आए बड़े साले, डॉली से पंगा लेते हैं। वो फादराना हाथ झाड़ते हुए हया की तरफ मुड़ा। सफेद आटे से गोया अटा हुआ चेहरा, आंखों की गिर्द लंबी काली लकीरें खींचकर लाइनर लगाया हुआ और आंखों में नीले सबसे लेंसेज, गालों पे सुर्ख पाउडर, भड़कीला आई शेडो और सुर्ख चोंच की तरह की लिपस्टिक, पूरे गोल्डन बालों की लटें सर पे लिए दुपट्टे से निकल रही थी। यकीनन विक थी जैसे कि अमूमन होती है। पहली दफा जब उसने डॉली को देखा था उसे घबराहट आई थी, दूसरी दफा खौफ, और उस रोज ट्रैफिक जैम पे उसे देखकर गुस्सा आया था। और आज कुछ भी नहीं। वो खामोशी से तेज तेज सांसें लेती उसको देख रही थी। छोड़ो जी, नाराम हो को बाजी, इनका तो काम ही यही होता है। मैं भी बड़ी देर से ताड़ रही थी इनको, पर मुझे क्या पता था अपनी बाजी जी को तंग कर रहे हैं। आए बड़े। वो पूरी बात सुने बगैर ही पलट गई, सीधे में बाजू लपेटे, सर झुकाए, तेज तेज कदमों से चबूतरे की जानी बढ़ने लगी। एक ख्वाजा सिरों के साथ रात की इस वह सड़क पे खड़े होना कतई दुरुस्त था। ए बाजी जी, गल तो सुनो।
वो उसके पीछे लपका। यहाँ चलते चलते रुकी और पलट कर संजीत की से देखा। क्या है? उसका मुंह भी चेहरा दुकानों के सर रोशनी में दमक रहा था। हाय रब्बा बाजी जी, तो सीधे किन्ने सोने हो जी। वो दोनों हाथ रुखसारों में रख के खुशी से चेका। उससे क्या हाथ आई न खौफ, बस चुपचाप उससे देखी गई। शुक्रिया ही कह दो जी। शुक्रिया और कुछ? उसका अंदाज सपाट था। तो सीधे नाराज लगते हो जी। डॉली, तुम क्यों हर जगह मेरे पीछे आते हो? हाँ, तो टेंशन तो नहीं दी। तुम्हानू हमेशा मदद ही की थी। तुम्हें किससे कहा है मेरी मदद को? किससे तुम्हें मेरे पीछे लगा है? बोलो, जवाब दो। डॉली का मुंह आधा खुल गया। लेंसेज लगी आंखों में पहले हैरत और फिर आंसू रहने लगे। किसी ने नहीं जी। बड़ी देर बाद वो दुख से बोला, मुझे आप अच्छी लगती हो, इसलिए आपका ख्याल रखती हूँ। आपको बुरा लगता है तो नहीं आऊंगी। दफातर हया का फोन बजा। उससे चौंक कर हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। उस पर प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा रहा था। वो पैर पटक कर चबूतरे की तरफ आई और पाँव लटका कर बैठ गई। फोन अभी तक बज रहा था। उससे फोन कान से लगाया और डॉली को देखा जो छोटे छोटे कदम उठाता सिसकता हुआ उससे आ रहा था। हेलो। हेलो मिस हया, कैसी हैं आप? वो मेजर अहमद था। उसकी आवाज के पीछे बहुत शोर था। डॉली आहिस्ता से उससे जरा फासले पे चबूतरे पे बैठ गया। सर झुकाए वो हथेली से आंसू पूछ रहा था। खुदा के लिए मुझे फोन मत किया करे। और ये जो बंदे आपने मेरे पीछे लगाए हैं ना, मैं इनमें से एक एक का खून कर दूंगी। और इस सब के जिम्मेदार आप होंगे। मैं शादीशुदा हूँ और जल्दी अपने शौहर के पास चली जाऊंगी। मेरा पीछा छोड़ दे, समझे आप? मजीद कुछ सुने बगैर उससे फोन रख दिया। तुसी घर बार वाले हो जी? डॉली ने चेहरा उसकी तरफ उठाया। हाँ, तुम्हारे उस मेजर ने तुम्हें नहीं बताया क्या? उसी ने मेरे पीछे लगाया है ना तुम्हें? अल्लाह पाक की कसम ले लो जी, मुझे किसी मेजर वेजर ने नहीं भेजा। मैं खुद आता हूँ, अल्लाह की कसम जी। वो रोते रोते कह रहा था। हया के दिल को कुछ हुआ। उसे लगा वो सच बोल रहा है। मैं किसी को जाकर आपकी बातें नहीं बताता। मुझे बड़ा प्यार है जी आपसे, कसम से। वो लब खींची उससे देखी गई। कुछ था उसमें, वो इसरार खौफसदा करता मगर तर्स को दुख ममीज। ठीक है, मत रो। मैं जी बड़ा प्यार करती हूँ आपसे, इसीलिए आती हूँ। पर तुम सीधे इल्जाम लगा रहे हो। वो अब सिसकते हुए अपना सिर पीटने लगा। अच्छा, नाउ स्टॉप इट। वो चुपचाप बैठा उसे देखता रहा जबकि वो सामने हिलाओं में घूरती रही। तुसी जा रही हो कहीं? अया ने चौंक कर उसे देखा। तुसी फोन में कहा ना? उससे वजाहत की। हाँ, मैं यूरोप जा रही हूँ। वो जहाँ अमेरिका है, वो अंग्रेजी फिल्मों वाला। वो रोना भूलकर खुशी से छेका। शायद वो वाकई एक आम ख्वाजा से आया था या फिर कोई बहुत बड़ा मक्कार अदाकार। हाँ, वही। उससे तरतीब नहीं की। उधर कौन है जी? मेरा शौहर रहता है वहाँ। वो अब सामने रोशन दुकानों की गिटार को देख रही थी। कैसा है जी तुम्हारा शौहर? मैं नहीं जानती डॉली। अगर मैं जानती होती तो आज इधर न बैठी होती। उसकी लामी पलके सरासी भी ही बड़ी बड़ी स्याह आंखों में पानी ठहरने लगा था। पर जी, तुम दुआ करो डॉली, वो मुझे मिल जाए। वो आंखों की नमी छुपाती उठ खड़ी हुई। डॉली ने सर उठाकर देखा। उंगली की नोक से आंख का किनारा साफ करते सड़क की तरफ जा रही थी। डॉली की आंखों में बेपनाह उदासी उतर आई। खुदा करे वो तुम्हें कभी न मिले हया सुलेमान। खुदा करे तुम उससे मायूस होकर जल्दी वापस आ जाओ और खुदा करे तुम उधर जा ही ना सको। वो तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ रही थी जब उसने डॉली को कहते सुना। मगर नहीं, वो डॉली की आवाज नहीं थी। वो किसी मर्द की आवाज थी, भरपूर, खूबसूरत और उदास। ऐसी आवाज जो उससे पहले कभी नहीं सुनी थी। वो मेजर अहमद की आवाज से ज्यादा खूबसूरत थी और उसमें जिहां सिकंदर की अजनबी आवाज जैसी बेरुखी भी न थी। उसके कदम संजीर हो गए। तेजी से उसने गर्दन मोड़ी। दूर अंधेरे में डूबा चबूतरा खाली था। वहां दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। जिंदगी में पहली बार उसके अंदर डॉली से मिलने की ख्वाहिश ने जन्म लिया था। उसे जानना था कि डॉली कौन है, क्या है।